हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, हम यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। यदि आपका टारगेट नेट JRF है तो इनका अध्ययन जो है आपके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, गूढ़ प्रश्न हैं, छुपी हुई जानकारी है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऐतिहासिक ग्रंथ से ही निकल करके आती है। इनका हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। 8 वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं, ये 9वां वीडियो है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सारगर्भित जानकारी पूरे ग्रंथ में दी गई है। जो परीक्षा उपयोगी पॉइंट हैं उनको हम नोट करके अंडरलाइन करके चल रहे हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे खुम्माण तीसरा। आगे हम पढ़ते हैं अब्बासिया वंश का अलमामू विक्रम संवत 870 से 890 तक खलीफा रहा। इस समय के पूर्व खलीफों के सेनापतियों ने सिंध देश की विजय प्राप्त कर ली थी। उधर से राजपूताने पर मुसलमानों की चढ़ाइयाँ होने लगी थी। अतएव यदि किसी खुमाण से अलमामू की सेना से लड़ाई हुई होगी तो उसी के नाम पर खुमान रासु की रचना हुई होगी, ऐसा जो है अनुमान आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इतनी लाइनों को रटना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इनके बना कर के पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि इस समय जो खुमान रासु मिलता है उसमें कितना अंश पुराना है। उसमें महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलने से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे विक्रम संवत की 17वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ होगा। शिवसिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात, अब देखिए यहाँ से ये भी दिया है, नामा भाट ने खुमान रासु नामक एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन मिलता है। अब यदि यहाँ से प्रश्न बना दे वो कि नामा भाट ने खुमान रासु नामक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन मिलता है, यह कथा मतलब यह कथन जो है किस ग्रंथ में ऐसे मत व्यक्त किए हैं, तो हमें इसका उत्तर लिखना होगा। शिवसिंह सरोज के अनुसार जो है यह मत दिया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि दलपति विजय असली खुमान रासु का रचयिता है अथवा उसके पिछले परिशिष्ट का। अब हम देख लेते हैं बीसलदेव रासु। बीसलदेव रासु नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि विग्रहराज चतुर्थ उपनाम बीसलदेव का समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने बीसलदेव रासु नामक एक छोटा सा, जिसके 100 पृष्ठ थे, का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। यह ग्रंथ में निर्माण काल ऐसा दिया हुआ है। तो हमें यहाँ तो सबसे पहले यह याद रखना है कि बीसलदेव के रचयिता नरपति नाल, यह एक छोटा सा ग्रंथ है, यह 100 पृष्ठ हैं इसमें, और वीर गीतात्मक ग्रंथ है, ये हमें याद रखना है। इसका समय जो है इसी में दिया है 12 से बहुत्रा मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल है रसायन आरंभई शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ है कि 1212 है। 72 शब्द 72 12 होतर द्वादशोत्तर का रूपांतर है, अतः 12 से 72 का अर्थ द्वादशोत्तर 12 से अर्थात 1212 होगा। गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ वदी नवमी को बुधवार ही पड़ता है। कवि ने अपने रासु में सर्वत्र वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है, जिसमें वह बीसलदेव का समकालीन जान पड़ता है। विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव का समय भी 1220 के आसपास है। उसके शिलालेख भी संवत 1210 और 1220 के प्राप्त हैं। बीसलदेव के 4 खंड हैं। यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ। इसकी कथा का सार यूँ है। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि बीसलदेव का समय जो है 1220 के आसपास है, और बीसलदेव के 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं, और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में
समाप्त हुआ। यह 2000 चरणों में यह बटा हुआ है। इसके खंड हम देख लेते हैं, ये आपको याद रखने हैं इसके खंड भी कि इसमें क्या दिया है। मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बीसलदेव का विवाह होना, खंड 1 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एनटीए नेट में ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं। तो खंड 1 हमें याद रखना है। खंड 2 में क्या दिया है, बीसलदेव का राजमती से रूट का उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। खंड 3 में है राजमती का ब्रह वर्णन तथा बीसल का उड़ीसा से लौटना। और खंड 4 में है भोज का अपनी पुत्री को अपने घर लवा ले जाना तथा बीसलदेव का वहाँ जाकर राजमती को फिर चित्तौड़ लाना। तो दोस्तों ये चारों खंड आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और लगभग एक आध प्रश्न तो इससे आएगा ही, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इनके प्रश्न बनाकर पूछ लिए जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। दिए हुए संबंध के विचार से कवि अपने नायक का समसामयिक जान पड़ता है, पर वर्णित घटनाएं विचार करने पर बीसलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती हैं, जबकि उनके संबंध में कल्पना की गुंजाइश हुई होगी। यह घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक काव्य है। यह भी हमें याद रखना है कि जो यह काव्य है कैसा है, वर्णनात्मक काव्य है। इसमें 2 ही घटनाएं हैं, बीसलदेव का विवाह और उसका उड़ीसा जाना, ये भी हमें याद रखना है। इनमें से पहली तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होती है। बीसलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था, अतः उनकी कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना से प्रतीत होती है। उस समय मालवा में भोज नाम का कोई राजा नहीं था। बीसलदेव की एक परमार वंश की रानी थी। यह बात परंपरा से अवश्य प्रसिद्ध चली आती है, क्योंकि इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासों में भी है। इसी बात को लेकर पुस्तक में भोज का नाम रखा हुआ जान पड़ता है, अथवा यह हो सकता है कि धार के परमारों की उपाधि ही भोज रही हो और उस आधार पर इन्हीं में से किसी की कन्या के साथ बीसलदेव का विवाह हुआ हो। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अपनी जानकारी उन्हें जिस प्रकार से उन्होंने सोर्स जुटाए हैं, उन सोर्स से क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा यह यहाँ बता रहे हैं। परमार कन्या से संबंध में कई स्थानों पर जो वाक्य आए हैं, उन पर ध्यान देने से यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि राजा भोज का नाम कहीं पीछे से नाम मिलाया गया हो, जैसे जननी गोरी तू जैसलमेर, गोरड़ी जैसलमेर की। आबू के परमार भी राजपुताने में फैले हुए थे, अतः राजमती का उनमें से किसी सरदार की कन्या होना भी असंभव है। पर भोज के अतिरिक्त और भी नाम इसी प्रकार जुड़े हुए मिलते हैं, जैसे माघ, आचार्य, कवि कालिदास आदि। जैसा कि पहले कहे आए हैं, अजमेर के चौहान बीसलदेव। तो दोस्तों यहाँ जो बीसलदेव के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या संदेह हैं, वह उन्होंने यहाँ व्यक्त किए हैं। आगे वे बता रहे हैं कि अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव विग्रह राज चतुर्थ बड़े वीर और प्रतापी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध कई चढ़ाइयाँ की थीं और कई प्रदेशों को मुसलमानों से खाली कराया था। दिल्ली और हांसी के प्रदेश इन्हीं ने अपने राज्य में मिलाए थे। इनके वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनके राजकवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक, जो कि संस्कृत में लिखित है, में मिलता है, जिसका कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा हुआ मिलता है। तो यहाँ ये नोट करने की बात है कि सोमदेव रचित कौन सा ग्रंथ है, जो नाटक है ललित विग्रह नाटक, जो कि संस्कृत में है, और इसके कुछ बड़े बड़े अंश हैं जो बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदी हुई मिलते हैं और राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित हैं। पर नालहन की इस बीसलदेव रासू में जैसा कि होना चाहिए था, ना तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन है, ना उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोसित पतिका के वर्णन के लिए यहाँ
दिया गया है। अतः इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहना खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। जैसे सूकई छः यानी कि सूखता है, पाटड़ थी यानी कि पाटन से, भोज तड़ा यानी कि भोज का, खंड खंडरा यानी खंड खंड का। इस ग्रंथ में एक बात का आभास अवश्य मिलता है कि यह कि शिष्ट काव्य भाषा और ब्रज और खड़ी बोली के प्राचीन रूप का ही राजस्थानी में व्यवहार होता है। तो यहाँ हमें यह भी याद रखना है कि इस ग्रंथ में जो है कौन सी भाषा है, शिष्ट काव्य भाषा, ब्रज खड़ी बोली का प्राचीन रूप ही राजस्थान में भी व्यवहार होता है, तो राजस्थानी मिश्रित है। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। बिसलदेव रासो में बीच बीच में बराबर साहित्यिक भाषा हिंदी को मिलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज़ होने के कारण इसकी भाषा में समयानुसार बहुत कुछ फेरफार होता आया है, पर लिखित रूप में रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढांचा बहुत कुछ बचा हुआ है। उदाहरण के लिए मेलवी यानी कि मिलाकर, जोड़कर, चिता यानी चित्त में, रण यानी कि रण में, प्रपिजय यानी कि प्राप्त हो या किया जाए, इड़ी विधि यानी कि इस विधि, ईसव यानी कि ऐसा, बाल हो यानी कि बाला का। इसी प्रकार नयर यानी कि नगर, पसऊ यानी कि प्रसाद, पयोधर आदि प्राकृत शब्द भी हैं, जिसका प्रयोग कविता में अपभ्रंश से लेकर पीछे तक होता रहा है। इसमें आए हुए कुछ फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों की ओर भी ध्यान जाता है, जैसे महल, इनाम, नेजाता जानो यानी कि तजियाना आदि। जैसा कहा जा चुका है कि पुस्तक की भाषा में फेरफार अवश्य हुआ है, अतः ये शब्द पीछे से मिले हुए हो सकते हैं और कवि द्वारा व्यवहारित भी। कवि के समय से पहले ही पंजाब में मुसलमानों का प्रवेश हो गया और वे इधर उधर जीविका के लिए फैलने लगे, अतः ऐसे साधारण शब्दों का प्रचार कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिसलदेव के सरदारों में तजुद्दीन मियाँ भी मौजूद हैं। महल पलाड्यो, ताजुद्दीन, खुरसाना चढ़ी चल्लू गौड़। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार यह पुस्तक ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपनी असली और मूल रूप में कही जा सकती है। राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। अब यहाँ यह याद करने की योग्य है कि राय बहादुर, पंडित गौरीशंकर, हीराचंद ओझा ने इसे हमीर के समय की रचना कहा है। राजपुताने का इतिहास यहाँ पर दिया है, इसमें यह बताया गया है, यह नरपति नाल की पीठी का विकृत रूप अवश्य ही जान पड़ता है, जिसके आधार पर हम भाषा और साहित्य संबंधी कई तथ्यों पर पहुँचते हैं। ध्यान देने की पहली बात है, राजपुताने के एक भाट का अपनी राजस्थानी में हिंदी का मेल करना, जैसे माती का आँखा किया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जो हैं मुहावरे दे रहे हैं बीच में, तो वह बता रहे हैं कि राजपुताने की एक भाट का अपने राजस्थानी में हिंदी का मेल मतलब किसी भी प्रकार से ठीक समझ में नहीं जान पड़ता है, मतलब वो उचित समझ में नहीं आ रहा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर जरूर हुआ होगा पुस्तक में। चंदन काठ ना
का मड़बू, सोना की चोरी, मोती की माल इत्यादि। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। यहाँ ये आपको याद रखना है कि डिंगल किसे कहते हैं। अपभ्रंश के योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था उसे डिंगल कहते हैं, यानी कि राजस्थानी मिश्रित भाषा जो कठोर वर्णों से युक्त हो उसे डिंगल भाषा कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में केवल पिंगल भाषा में लिखी हुए ग्रंथों का ही विचार कर सकते हैं। दूसरी बात जो कि साहित्य से संबंध रखती है, वीर और श्रृंगार का मेल है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए हैं। बीसलदेव रासू के कुछ पद देखिए दोस्तों, यहाँ ये पद आपको देखना पढ़ना आवश्यक है और इसकी जो विस्तृत जानकारी दी है वह भी आप लोग 2-4 बार रिवाइज करिए। हम पद पढ़ लेते हैं। तो इनके पद जो हैं राजस्थानी मिश्रित भाषा है। परणाव चल्यो बीसल राय, चौरास्या सहुलिया बोले, जान तड़ी साजति करौ, जीरह रंगावली पहर ज्यो टोप, हुआऊ पैसरौ बीसल राव, आबी शैल अतेउरी राव, रूप अपूरब पेशियई, इसी अस्त्र नहीं शैल संसार, अतिरंग स्वामी सुमिली राति बेटी राजा भोज की, गर्भ करी ओभो छई संभारियो राव, मो सरीखा नहीं ऊर भोवाल, म्याहा धरी सांभर उगही, चिहु दिशि थाड़ जैसलमेर। आगे गरबी न बोलो हो संभारियो राव, तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं। तो सरीखा घड़ा और भोपाल आगे हम देख लेते हैं। इसमें एक उड़ीसा को धड़ी बचन हमारे, तू मान जू मान, ज्यों थारे सांभर उगहई, राजा उड़ी घरी उगहई हीरा खान, कुंवर कहाही सुड़ी संभर्या राव, काई स्वामी तू उलगई जाय, कहियो हमारऊ जाई सुड़ऊ, थारे छाई सठी अतेवर नार, कड़वा बोलना बोलिसी नार, तुमो मेलहिसी चित्त विसार, जीभ ना जीभ बिगोयनु, दव का दाधा कुपल मिलहई, जीभ का दाधा मुँह पंगुरई, नाल कहई सुड़ी जई सब कोई, आब्यो राजा मास बसंतगढ़, माही गुड़ी उछली, जन धई मिलती अंग सभार, मान भंग हो तो बा हो, इड़ी परे रहता राजा द्वार। तो दोस्तों ये तो थी बीसलदेव रासू की पंक्तियाँ, पद की जो उन्होंने उनका जो ग्रंथ था उसकी जो गायन शैली की पंक्तियाँ थीं वह आप लोगों को बताई हैं। आप लोग इसको पढ़ लीजिए और रिवीजन करिए। आगे हम देखेंगे चंद बरदाई, इनका यहाँ समय दिया हुआ है और इनके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस प्रकार से है वो आने वाली वीडियो में हम देंगे। और दोस्तों आप लोग ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अपने कमेंट में अपने विचार लिखिए जिससे हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। और यदि आप लोग पढ़ना भी चाहें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को तो आप वॉल्यूम धीमा करके इसको स्वयं भी पढ़ सकते हैं, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। एक एक क्रम से एक भी लाइन नहीं छूट रही है, हम विस्तृत इस प्रकार से दे रहे हैं कि आपकी जो है हिंदी साहित्य में पकड़ मजबूत बने और आप सभी परीक्षाओं को क्वालिफाई कर सकें। तो यही मेरा उद्देश्य है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 10वां वीडियो, इसमें हम चंद बरदाई से शुरू करेंगे और आपको लगभग वही 15-20 मिनट का ही वीडियो मिलता है। तो आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।